12 अप्रैल आज के हम करंट अफेयर्स इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आज नवरात्रे का चौथा दिन है जिसमें माँ कुष्मांडा जी का पूजन जो है वो किया जाता है। आइए इन माँ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देवी कुष्मांडा जी को लेकर जो भगवती पुराण में बताया गया है कि माँ दुर्गा माँ के चौथे स्वरूप की देवी ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था, इसलिए इनका जो नाम है वो कुष्मांडा जो है पड़ा। माना जाता है जब सृष्टि के आरंभ से पहले चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, ऐसे में माँ ने अपनी हल्की सी मुस्कुराहट से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। वह सूरज के घेरे में रहती हैं और उन्हीं के अंदर इतनी शक्ति है कि वह सूरज की तापिश को सह सकती है। और माँ कुष्मांडा जी ने अपने अपने 8 भुजाओं में कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र, गंधा और धनुष, बाण और अक्षमाला धारण किया है। माँ का यह रूप हमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। तो आइए आगे के जो है वो न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो न्यूज़ है इसमें कहा जा रहा है केजरीवाल के निजी सचिव विभव बर्खास्त। तो केजरीवाल जो है कि है तिहाड़ जेल में और उनका जो टॉपिक जो काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, दिल्ली के सीएम जो केजरीवाल है तो उनके जो सचिव है उनको सचिव विभव कुमार को बर्खास्त जो है वो कर दिया गया है। ये कहा जा रहा है निदेशालय का कहना है कि विभव कुमार की जो नियुक्ति है वो अवैध और अमान्य तरीके से हुई थी और ये और आदेश है कि आदेश के मुताबिक विभव कुमार का अपॉइंटमेंट निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का ईमानदारी से पालन करे बिना किया गया था, इसलिए ऐसी नियुक्ति अवैध और अमान्य जो है वो मानी जाती है। मेंस के आंसर राइटिंग से सिक्योर से रिलेटेड दूसरा टॉपिक है जिसमें कहा जा रहा है कि वायरस के नाम के स्पाईवेयर जो वायरस है वो काफ़ी ज़्यादा जो चर्चित है उसके बारे में बताया जा रहा है। हो सकते हैं स्पाईवेयर हमले। तो आईफोन विनिर्माता एप्पल ने अपने उपयोगकर्ताओं के पेगासस जैसे परिष्कृत स्पाईवेयर हमलों को लेकर आगाह करते हुए कहा कि सीमित संख्या में लोगों को इनका निशाना जो है बनाया जाता है। स्पाईवेयर जो इस तरीके से काम करता है, आपके फ़ोन में ये जो वायरस है वो एंटर करता है और आपकी जितनी भी डिटेल्स वगैरह होती है उनको हैक कर लिया जाता है। तो और इसमें एप्पल की जो फ़ोन है जो इतना ज़्यादा सिक्योरिटी फुल जो मोबाइल बताया जाता है उसमें भी इस तरीके की जो वार्निंग्स है वो दी जा रही है कि लोगों को अपने सिस्टम में जो चेक करना और अपडेट्स करना जो है वो ज़रूरी है कि उन अपने फ़ोनों को अपडेट्स करते रहें। और इस तरीके की ऐप्स जो हैं अगर वो किसी भी तरीके की ऐप जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं तो डायरेक्टली जाके प्ले स्टोर से उन ऐप्स को डाउनलोड कीजिए, ना कि अननेसेसरी साइटों से। तो यही बताया जा रहा है इसमें राजनीतिक और ये किस स्पाईवेयर जो हमला है कि उनके ऊपर जो है ये किया जा सकता है, किनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाली जा सकती है। स्पाईवेयर हमलों की हज्जत में आने वाले लोगों में पत्रकार, कार्यकर्ता, राजनेता और राजनयिक शामिल जो हैं वो हैं। लेकिन जारी है सूचना में कहा कि अक्सर ऊंची लागत आने की वजह से कम संख्या में स्पाईवेयर को तैनात किया जाता है। ये कहा जा रहा है कि जो स्पाईवेयर है उसका जो अटैक है वो ज़्यादातर लोगों पे नहीं होगा, उनका जो अटैक है सिर्फ कुछ ही लोग, चुनिंदा लोगों पर जो है उनका अटैक किया जाएगा, क्योंकि जो ज़रूरी लोग होंगे जिनकी इन्फॉर्मेशन को हैक किया जाना और जिनकी इन्फॉर्मेशन निकाल के कुछ फ़ायदा जो है। एप्पल ने 10 अप्रैल को जारी इस खतरे की अधिसूचना में पिछले शोध और रिपोर्ट के आधार पर यह संकेत दिया था कि ऐसे हमलों का तात्कालिक ऐतिहासिक रूप से सरकार से जुड़े पक्षों से रहा और यह अधिसूचना ऐसे समय में आई जब भारत समेत करीब 60 देशों में इस साल चुनाव होने जा रहे हैं। तो दिग्गज फोन विनम्रता से कहा कि खतरे की सूचनाएं उन उपभोक्ताओं को सूचित करने और मदद करने के लिए तैयार की गई है जिन्हें व्यक्तिगत रूप से भाड़े के स्पाईवेयर हमलों से निशाना जो है वो बनाया जा रहा है। तो एप्पल ने कहा कि भाड़े के स्पाईवेयर हमलों की कीमत लाखों डॉलर होती है और इन सब चीज़ों से जो है वो छुटकारा पाने के लिए लोगों को अपने फ़ोन को अपडेट्स जो है वो करते रहना चाहिए। सेकंड जो इंटरनेशनल न्यूज़ों की जो वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड है, मेंस के आंसर राइटिंग में मजबूत और स्थिर संबंध चीन और भारत के साझा हितों की पूर्ति करता है। इसमें कहा जा रहा है पीएम नरेंद्र मोदी की टिप्पणी के बाद चीन ने दी प्रक्रिया। तो इसमें जो भारत के और चीन के दोनों के संबंधों के बारे में कहा जा रहा है कि अगर ये अपने संबंधों में अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ किसी न किसी बातचीत को लेकर आपसी मतभेद चलते रहते हैं, लेकिन अगर उन मतभेद को सुलझाकर ये आगे जो है मजबूत रिश्ते जो बनाए तो ये दोनों जो एशिया की काफ़ी अच्छी इकोनॉमी जो कहा जाता है पॉपुलेशन के माध्यम से भी और अर्थव्यवस्था के अर्थ इकोनॉमिक्स के माध्यम से भी तो काफ़ी अच्छा जो है दोनों ग्रो कर रही है। अगर दोनों साथ में ही काम करेंगी तो बहुत अच्छी जो है
इनकी दोनों ही कंट्रीज़ की काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। सो मजबूत और स्थिर संबंध चीन और भारत के साझा हितों की जो है वो पूर्ति करता है और सीमाओं पर लंबे समय से जारी हालत का समाधान तत्काल जो है वो करना चाहिए। दोनों के आपसी मतभेद जो है उनको जल्दी से जल्दी सुलझाना चाहिए और दोनों इसी तरीके से शांति में लाने की जो है वह बातें कर रही हैं। सो दोनों देश अपनी सीमाओं पर शांति बहाल करने और इन्हें बनाए रखने में सक्षम होंगे। और उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि मजबूत और स्थिर चीन भारत संबंध दोनों पक्षों के साझा हितों की जो है वो पूर्ति करते हैं और शांति तथा श्रेष्ठ और उससे परे के विकास के लिए अनुकूल है। मोदी ने कहा था कि मेरा मानना है कि हमें अपनी सीमाओं पर लंबे समय से बरकरार हालत का तत्काल समाधान करने की आवश्यकता है ताकि हमारी द्विपक्षीय बातचीत में असमंजसता को पीछे छोड़ा जा सके। तो दोनों देशों के जो नेताएं हैं उन्होंने ये कहा है कि दोनों देशों के रिश्तों को सुलझाना चाहिए और जो आपसी जो मतभेद है उनको बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए, जिससे उनका जो संबंध है, रिश्ता है और भी ज़्यादा मजबूत रहे और उनके बीच की जो ट्रेडिंग जो मतलब व्यापार वगैरह है वो कंटिन्यूसली इस तरीके से ही फ्लो होता रहे। दूसरी बड़ी खबर है, भारत म्यांमार सीमा पर होगी कड़ी सुरक्षा। जो भारत और म्यांमार के बीच में जितने ट्रांसपोर्ट वगैरह जो व्यापार जो होता था उनके बीच में से जो FMR है, जिसका नाम है फ्री मूवमेंट रिजाइम, जो उसको समाप्त करने का फैसला दोनों देशों के बीच में लिया गया है। जो FMR है, फ्री मूवमेंट रिजाइम 2018 में जो आया था, एक पार्ट है इंडिया एक्स ईस्ट पॉलिसी का, जो प्रमोट करता है कि दोनों के बीच में जो मूवमेंट्स का ट्रेड प्रमोट करता है, बॉर्डर्स मूवमेंट अप टू 16 किलोमीटर विदाउट एनी वीज़ा। तो ये ट्रेडिंग को भी काफ़ी बढ़ावा देने की कोशिश करता है। इस दौरान उन्होंने कहा, जो हमारे जो विदेश मंत्री है जयशंकर प्रसाद जी ने, उन्होंने कहा कि सरकार देश की सुरक्षा को सर्वोत्तम प्राथमिकता देती है और उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार में भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और मुक्त आवाजाही व्यवस्था, जिसका नाम है FMR, को समाप्त करने का जो है वो फैसला दिया जा रहा है। और से बात करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे देश की सुरक्षा, मिजोरम सहित हमारे राज्यों की सुरक्षा के लिए हमें कुछ सावधानियां जो हैं वो बरतनी पड़ेंगी। म्यांमार की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मालूम जो नहीं होती है, क्योंकि म्यांमार में फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट हुआ था। तब से लेकर अब तक यह देश गंभीर संकट का सामना कर रहा है और तख्तापलट होने के बाद से ही म्यांमार के हज़ारों लोगों ने विभिन्न उत्तर पूर्वी राज्य, खासकर मिजोरम में शरण ली थी। और विदेश मंत्री जयशंकर ने इस दौरान कहा कि केंद्र सरकार लोगों के हितों, परंपरा और रीति रिवाजों और सीमा पार रिश्तों के प्रति बहुत संवेदनशील है। और जो ये कहा जाता है कि जो मालूम है कि जो भारत जो मुफ्त आवाजाही, जिसका नाम है FMR व्यवस्था, भारत म्यांमार सीमा के करीब रहने वाले लोगों को बिना वीज़ा के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति जो है देता है। और भारत और म्यांमार के बीच की जो सीमाएं हैं वो सीमा जो है वो है 1643 किलोमीटर जो है वो लंबी, और विशेष रूप से मिजोरम पड़ोसी देश के साथ 510 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो जो पीछे चीन की न्यूज़ है उसी को कंटिन्यूस करते हैं और इसको एक एडिटोरियल के रूप में पढ़ते हैं। तो चीन के साथ वार्ता से ही हल, चीन के साथ जो है मतलब बातचीत करके ही जो हल है निकल सकता है, क्योंकि भारत और चीन के जो रिश्ते हैं उसमें आपसी विवाद जो है चलता रहता है। और अभी कुछ इस तरीके की न्यूज़ जो देखी गई है, जिसमें अरुणाचल में जो चीन ने अरुणाचल के कुछ 30 जो स्थानों के जो है नामों में परिवर्तन किया है और उसने उनको अपने ही जो मैप में उसमें दर्शाया है कि वो उनके चीन का हिस्सा है। तो इसी वजह से कुछ ना कुछ चीन इस तरीके की हरकत करता है, जिसकी वजह से जो भारत और चीन के जो रिश्ते हैं उसमें आपसी कुछ ना कुछ मतभेद जो है वो चलता रहता है। तो यह कि कहते हैं, जो भारत और चीन के आपसी संबंध 1962 के बाद से पूर्णतः सामान्य नहीं हो पाए। 1962 में जो भारत और चीन के बीच में जो विवाद हुए थे, उनके बाद से जो उनके संबंध है वो पहले के जैसे जो हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा लगाया जाता था उनके हिसाब से ऐसे नहीं हो पाए हैं। तो वजह से कि 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था और उसकी फौजें असम के तेजपुर तक आ गई थी। अतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह कथन पूर्णतः सही है कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे आ रहे सीमा विवाद केवल बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच के संबंध को बातचीत के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। और उनका कहना यह है कि भारत चीन के संबंध को वैश्विक परिस्थितियों की तराजू पर रखकर देखा जाना चाहिए। बताता है कि भारत चीन के विस्तारवादी सोच
सोच को अपनी सीमा से परे ही रखना चाहता है। उन्होंने कहा कि इन भारत और चीन के बीच में अगर जो संबंध बनेंगे तो उनके बीच में जो बॉर्डर से रिलेटेड और जो सीमाओं से रिलेटेड जो प्रक्रिया हैं वो दूर ही रहनी चाहिए और उनको बीच में लाकर दोबारा से इनके रिश्तों को ज़्यादातर नहीं बिगाड़ना चाहिए। और भारत ने सरकार एक सतत लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और अतः 5 साल बाद आने वाली नई सरकार अपने से पिछली सरकार द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय वादों व अनुबंधों या समझौतों से बंधी हुई होती है। ये कहा जा रहा है कि अगर 1 साल मतलब 5 साल में जो उसके बाद जो नई सरकार बनती है उसका जो पर्पस है, जो काम है, वो कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है, जो उससे आने वाली जो पहली सरकार थी उसी प्रकार से। यदि हम गौर से देखें तो भारत के संदर्भ में चीन की स्थिति एक आक्रमणकारी देश की है, क्योंकि 1962 में भारत पर हमला करके उसने इसे पूरा 36,000 वर्ग किलोमीटर अक्साई चीन इलाका अपने कब्जे में ले लिया था। और पिछले जून 2020 से लेकर अब तक चीन कई बार भारतीय सीमा के इलाकों में अतिक्रमण कर चुका है। और पहले भी इस तरीके की बात हुई थी जब 2003 में वाजपेयी सरकार ने तिब्बत को चीन का अंग स्वीकार करके यह अपेक्षा की थी कि वह तिब्बत से लगी भारतीय सीमा रेखा का सम्मान करेगा, जिसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। और मैकमोहन लाइन 1914 में भारत के शिमला शहर में बैठकर ही अंग्रेज विद्वान श्री मैकमोहन द्वारा खींची गई थी। शिमला में 3 देशों की बैठक हुई थी जिसमें भारत व चीन के अलावा तिब्बत के प्रतिनिधि शामिल थे। और इस बैठक का चीन ने ये कहते हुए बहिष्कार कर दिया था कि वह तिब्बत को एक स्वतंत्र देश नहीं मानता है और इसे चीन का एक हिस्सा समझता है। तब से लेकर आज तक चीन मैकमोहन रेखा को नकारता रहा है। और 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ था तो स्थिति ऐसी ही थी और मैकमोहन रेखा होने के बावजूद चीन ने उसका अस्तित्व स्वीकार नहीं किया था। और 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई और इसके बाद इसने तिब्बत को 1959 में हड़प लिया। ये कुछ डेट्स हैं और कुछ न्यूज़ है जो ये बताती है कि जो चीन है वो बॉर्डर से रिलेटेड हमेशा कुछ ना कुछ जो है विवाद जो है छेड़ता रहता है और हर एक जगह पर भारत के कब्जे की कोशिश करता रहता है। 1962 में इसने मैकमोहन रेखा को पार करते हुए असम के तेजपुर तक अपनी फौजें भेज डाली और बाद में इसकी फौजें वापस हुई, मगर इसने भारतीय अक्साई चीन का 36,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका हड़प लिया था। 1963 में पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार ने इसे पाक अधिकृत कश्मीर का 5,000 वर्ग किलोमीटर का काराकोरम घाटी का इलाका सौगात में दे दिया और इसके साथ नया सीमा समझौता किया था। तो वर्तमान समय में चीन अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और इससे लगा भारत दुनिया की उठती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसका 5वां नंबर आता है। अतः जाहिर तौर पर सवाल उठाना लाजमी है कि क्या चीन अपनी आर्थिक शक्ति में वृद्धि भारत के साथ सामान्य संबंध स्थापित किए बिना ही कर सकता। अतः भारत के साथ सामान्य संबंध बनाना चीन की मजबूरी है, भारत की नहीं, क्योंकि चीन यह समझता है कि भारत के साथ सैन्य बल की ताकत की अकड़ नहीं चलेगी, क्योंकि आज का भारत 1962 का भारत नहीं है। उस टाइम जब 1962 में जब चीन और भारत का युद्ध हुआ था उस टाइम पे इतनी ज़्यादा सैन्य शक्ति जो थी वो भारत की इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी आज है। तो सबसे पहली बार यह ऐलान चीन की धरती बीजिंग में खड़े होकर 2006 में तत्कालीन रक्षा मंत्री भारत रत्न स्व प्रणब मुखर्जी ने किया था, जिसके बाद में वर्तमान रक्षा मंत्री जी राजनाथ जी ने कई बार दोहराया। अतः प्रधानमंत्री के कथन को चीन को गंभीरता के साथ अध्ययन करना चाहिए और बातचीत के मेज पर बैठकर सभी समस्याओं का हल करना चाहिए। बदलते वक्त के साथ बदला चुनाव प्रचार का तरीका, अब हाईटेक प्रचार पर है उम्मीदवारों का जोर। पहले के टाइम पे जब इलेक्शंस होते थे, चुनाव होते थे, तो उस टाइम पर मतलब एक तो अब जो है वो वोट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा, ईवीएम के द्वारा, लेकिन पहले बैलेट पेपर जो होता था उसके द्वारा चुनाव होते थे। और जो पहले जो चुनाव का जो प्रचार है वो किस तरीके से किया जाता था, गाड़ियों पर लगे लाउड स्पीकर के जरिए जो है प्रचार का चलन जो है वो किया जाता था और दिन भर लाउड स्पीकर पर प्रत्याशी के नाम और चुनाव चिन्ह के बारे में जानकारी दी जाती थी। पहले उम्मीदवार झंडे, बैनर और पोस्टर का खूब इस्तेमाल करते थे। सभी दल टीन से बने बिल्ले और बेंच के जरिए पार्टी के चुनाव चिन्ह और प्रत्याशी को फोटो मतदाताओं तक पहुंचाते थे। पहले प्रत्याशी पोस्ट कार्ड पर हाथ से लिखी चिट्ठी के जरिए प्रत्याशी मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाता था और दीवार लेखन के जरिए भी प्रत्याशियों के पक्ष में हवा बनाई जाती थी। और चुनाव प्रचार के लिए
गीत संगीत खासकर नुक्कड़ नाटक जो है उनका सहारा लिया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे जो हाईटेक टेक्नोलॉजी जब इस्तेमाल हो गई है तो आज कहाँ इस तरीके का प्रचार जो है वो रह गया। आज तो जो अलग अलग तरीके के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उनके द्वारा जो है इनका प्रचार किया जाता है। पहले लोकसभा चुनाव तक कार्यकर्ता गांव-गांव तक चुनाव प्रचार करने जाते थे, वह हफ्तों बाद ही अपने घर लौटते थे और तब सूचना तंत्र भी इतना मजबूत नहीं था कि वह अपने घर में सूचना दे सके। इस दौरान ग्राम प्रधान भूमिका सबसे महत्वपूर्ण जो है उनकी भूमिका होती थी, जो न केवल प्रत्याशियों और मतदाताओं के बीच की कड़ी होता था बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं के खाने पीने और रहने का भी इंतजाम करता था। 70 से 90 के दशक तक ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था और परिवहन के साधन भी कम हुआ करते थे। ऐसे में चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रत्याशी अपना घर छोड़ देते थे और गांव-गांव जाकर अपनी अपनी पार्टी के प्रचार में जुट जाते थे। गुजरते वक्त के साथ चुनाव प्रचार का यह तरीका भी पुराना पड़ गया और अब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जो है वो प्रचार किया जाता है। अब मतदाता सीधे अपने प्रत्याशी को देखने तक से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि आज हाईटेक प्रचार के तरीकों से प्रत्याशियों ने मतदाताओं के बीच के जो है वो दूरी पैदा कर दी है। और जब चुनाव आते ही प्रिंटिंग प्रेस की कारोबारियाँ, जब पहले के समय की बात है, जब 19 के दशक में, तो प्रिंटिंग प्रेस की कारोबारियों को खाते जो हैं वो भी, उनको भी टाइम नहीं मिलता था, खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती थी और छोटे दुकानदार भी एक सीजन में 8 से 10 लाख रुपए का कारोबार जो है वो कर लेते थे। वक्त बदलता और पोस्टर बैनर की जगह ने ले ली सोशल मीडिया के द्वारा अब जो है वो प्रचार किया जाता है। खास बात यह है कि पहले प्रत्याशी प्रचार प्रसार की सामग्री तैयार करवाने में लाखों रुपए खर्च करते थे, जिस पैसे का ब्यौरा उन्हें चुनाव आयोग को देना होता था। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वह उससे अधिक प्रचार मुफ्त में ही कर लेते हैं। इससे काफ़ी पैसे की भी बचत होती है। लेकिन पहले के दिनों में चुनाव प्रचार में इक्के रिक्शे में बंधे लाउड स्पीकर में से पार्टी और प्रत्याशी के समर्थन में बैठकों से लेकर रैलियां की जानकारी देने के अलावा वादों और दावों की घोषणा भी की जाती थी। हालांकि आधुनिक दौर में प्रचार किए तरीके अब बीते दिनों की बात हुए हैं। सभी स्कूलों में पाठ्यक्रम में एकरूपता लाना चाहता है एनसीपीसीआर। तो एनसीपीसीआर क्या है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देश भर के स्कूली शिक्षा में संबंधित सभी प्रमुख सचिवों और को पत्र लिखकर शिक्षा का अधिकार आरटीआई कानून के राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है उसके कानून के तहत आने वाले सभी विद्यालयों में पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें और मूल्यांकन विधियों में एकरूपता सुनिश्चित करने को कहा है। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस निर्देशानुसार के माध्यम से अधिनियम के तहत आने वाले केंद्रीय विद्यालयों और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई में समृद्ध संस्थानों सहित सभी स्कूलों में पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें और मूल्यांकन विधियों में एकरूपता सुनिश्चित करने को कहा गया है। और कार्यान्वयन में देश भर में छात्रों और परिवारों को भी कई लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और जिसमें सभी आरटीआई अनुपालक संस्थाओं में शैक्षिक सामग्री में एकरूपता एनसीईआरटी, एससीईआरटी द्वारा अनुमोदित निर्धारित सामग्री को सीमित करके शिक्षा लागत में कमी किया जाना शामिल है। 12 अप्रैल का इतिहास की आज के दिन क्या क्या चीज़ें ऐसी हुई थी जो इतिहास में दर्ज है। तो 1978 में पहली बार डबल डेकर ट्रेन बम्बई टर्मिनल से पुणे की लिए रवाना हुई थी। तो अतीत के स्वरूपों में झांकने पर पता चलता है कि 12 अप्रैल को अनेक ऐसी घटनाएं हुई थी जो इतिहास में दर्ज हैं। आज ही के दिन 1801 में विलियम कैरी को फोर्ट विलियम कॉलेज ऑफ कलकत्ता में बांग्ला भाषा का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 1885 में मोहनजोदाड़ो की खोज करने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार राखलदास बनर्जी का जन्म हुआ था। 1927 में ब्रिटिश कैबिनेट ने महिलाओं को वोटिंग अधिकार देने का समर्थन किया था। एंड 1945 में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का रहस्यमय परिस्थितियों में निधन। और 1955 में डॉक्टर जोनास सॉल्क ने पोलियो की दवा इजाद करने का ऐलान किया था। 1961 में सोवियत संघ ने अंतरिक्ष में अपना वर्चस्व कायम करते हुए यूरी गैगरिन को अंतरिक्ष में भेजा। वे अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले मानव थे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1961 मेजर यूरी ने बैंकनूर अंतरिक्ष केंद्र से वेस्टॉक नामक अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी थी। उस वक्त उनकी उम्र केवल 27 साल थी। 1978 में भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन जो कि रेलगाड़ी बम्बई, जिसको आज कहा जाता है मुंबई, के विक्टोरिया टर्मिनल के पुणे के लिए अपनी पहली यात्रा पर रवाना हुई थी। 1981 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया पहली बार प्रक्षेपित किया गया। एंड 2007
में पाकिस्तान ने ईरान गैस पाइपलाइन पर भारत को मंजूरी दी थी। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, देन एडीबी ने 7% किया जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान। भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। तो एडीबी ने, एशियाई विकास बैंक जिसको कहा जाता है, ने भारत के लिए चालू वित्त वर्ष 2024 से लेकर 25 के सकल घरेलू उत्पाद जिसका नाम है जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान बृहस्पतिवार को बढ़ाकर 7% कर दिया। इससे पहले उसने वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान लगाया था। देखो, अनुमान लगाया था 6.7, लेकिन जो वृद्धि दर है वो 7 बताया गया। तो एडीबी के अनुसार सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की निवेश और उपभोक्ता मांग से मजबूत वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। एडीबी ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक के अप्रैल संस्करण में कहा कि भारत एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख वृद्धि इंजन बना रहेगा और वित्त वर्ष 2025 से लेकर 26 के लिए एडीबी ने भारत की वृद्धि दर जो 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। वृद्धि मुख्य रूप से मजबूत निवेश और उपभोग, जो वृद्धि है वो मुख्य रूप से मजबूत निवेश और उपभोग मांग में सुधार से प्रेरित होगी। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पिछले हफ्ते कहा था कि मानसून के सामान्य रहने से मुद्रास्फीति, इसको इन्फ्लेशन के दबाव में कमी और वन निर्माण व सेवा क्षेत्रों में निरंतर गति से चालू वित्त वर्ष 2024 से लेकर 25 में सकल घरेलू उत्पाद जिसका नाम है जीडीपी उत्पाद की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। बर्फ से ढके अंटार्कटिका में भारत का डाकघर, सो ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। तो अब पत्रों का लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ता, लेकिन पहले क्या चाहता था, पहले जो भी कोई भी न्यूज़, जो कहीं भी चीज़ें, आज तो व्हाट्सएप वगैरह सोशल मीडिया इससे सारे प्लेटफॉर्म चल गए, जिससे किसी भी तरीके की कोई बात करनी है तो आप उनके थ्रू क्लियर कर सकते हैं। लेकिन पहले किस चीज़ का जो चलन हुआ करता था, वो चिट्ठियाँ, पत्रों का चलन हुआ करता था। उनके द्वारा जो है खुशी का पैगाम कहीं, मतलब ये सब चीज़ें भेजी जाती थी। लेकिन अब पन्नों का जो लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ता, बल्कि मोबाइल पर पल भर में ही दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो बातचीत जो है वो होता जाती है सोशल मीडिया के जरिए। तो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के इस दौर में भले ही आप लोग पोस्ट ऑफिस का इतना यूज़ नहीं करते, लेकिन पोस्ट ऑफिस की हमारे जीवन और यादों में एक खास जगह है और वो हमेशा रहेगी। भले लोगों ने चिट्ठियां लिखना बंद कर दिया हो, लेकिन कई सरकारी और गैर सरकारी काम आज भी इंडिया पोस्ट के माध्यम से ही किए जाते हैं। यही नहीं, अब इंडिया पोस्ट ने बैंकिंग का काम भी शुरू कर दिया और देश के लगभग हर इलाके में डाक सेवा देखने को मिल जाती है। और इसी कड़ी में इंडिया पोस्ट ने अपने ऐतिहासिक प्रयास के तहत दक्षिणी ध्रुव के पास बर्फीले महाद्वीप अंटार्कटिका में अपना तीसरा पोस्ट ऑफिस खोला है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दक्षिण ध्रुव के पास बर्फीली महाद्वीप अंटार्कटिका में अपना तीसरा पोस्ट ऑफिस खोला है। और दरअसल भारत इस बर्फीले निर्जन इलाके अंटार्कटिका में स्थापित भारत के रिसर्च मिशन में महीनों तक 500 से 100 वैज्ञानिक जो है वो काम करते हैं। भाई कहा जा रहा है कि भाई वहाँ पर क्यों ज़रूरी है वहाँ पर क्यों ज़रूरी है डाकघर खोलना, कि कहा जाता है कि वहाँ पर रिसर्च मिशन में महीने तक जो 500 से 100 वैज्ञानिक जो है वहाँ पर काम करते हैं। और अंटार्कटिका में भारत के रिसर्च स्टेशन का नाम जो है वो है भारती स्टेशन है। इसकी शुरुआत वेब लिंक के जरिए महाराष्ट्र सर्कल के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल के शर्मा ने की। भारत ने अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री स्टेशन में अपना पहला पोस्ट ऑफिस खोला था। कहाँ पर पहला पोस्ट ऑफिस खोला था? दक्षिण गंगोत्री स्टेशन में। जबकि दूसरा जो पोस्ट ऑफिस मैत्री स्टेशन में 1990 में खुला था। और अब 5 अप्रैल को तीसरा पोस्ट ऑफिस अंटार्कटिक में खोला गया। मनुष्य हमेशा पृथ्वी और अंतरिक्ष के बारे में जिज्ञासु रहा और इसी जिज्ञासा के चलते मनुष्य चांद तक पहुंच चुका और पूरा वर्ष बर्फ से ढके अंटार्कटिका में लगातार अनुसंधान कर रहा। भारत ने अंटार्कटिका में 3 स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशनों का निर्माण किया। इनके नाम है दक्षिण गंगोत्री 1983, मैत्री 1988 और भारती 2012। वर्तमान में मैत्री और भारती पूरी तरीके से चालू है, जबकि दक्षिण गंगोत्री की हालत बेहद खराब है। देखिए फोटो इस पे दिखाई जा रही है। अब महज सप्लाई स्टेशन जो है वो बनकर रह गया है, जो तीसरा वाला है दक्षिण गंगोत्री। और गोवा में स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र जिसका नाम है NCPOR पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त स्थान है। दक्षिण गंगोत्री 1983 के बारे में देखिए, कुछ जानते हैं कुछ इनके बारे में चीज़। ये एक भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अंटार्कटिका में पहला भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान बेस स्टेशन है। भारत में मैत्री के आसपास एक मीठे पानी की झील भी बनाई गई है और जिसे प्रियदर्शनी झील के नाम से
जाना जाता है। भारती 2012 ये भारत का सबसे नया अनुसंधान केंद्र है जिसका निर्माण 2012 में कठोर मौसम में शोधकर्ताओं की सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। भारती भारत की पहली प्रतिबंध अनुसंधान सुविधा है और भारतीय मैत्री से लगभग 3000 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। अब वहाँ भारतीय अनुसंधान बस मैत्री द्वितीय के लिए जगह की पहचान कर ली गई और इसकी स्थापना की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए प्रारंभिक स्थलीकृत सर्वेक्षण चल रहा है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि ऐसे क्षेत्र में डाकघर की स्थापना करना भाई क्यों महत्व है उस चीज़ का। तो सुनसान और वीरान अंटार्कटिका में भारत के 50 से 100 साइंटिस्ट जो है वो काम करते हैं, जैसे भी आपको ऊपर बताया था। भले ही आज फेसबुक और व्हाट्सएप का ज़माना रहा हो, लेकिन लोग सेकंडों में अपने चाहने वालों से कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन चैट कर लेते हैं। और लेकिन अंटार्कटिका से जुड़े भारत के लोगों में भी अभी भी पत्र है उनका क्रेज़ है। लोग खत को मेमोरी बनाने और अंटार्कटिका पोस्टल स्टैम्प पाने के लिए काफ़ी उत्साहित रहते हैं। और ऐसे समय जब लोग खत लिखना छोड़ चुके हैं, ऐसे समय में लोगों को अंटार्कटिका के स्टैम्प वाले लेटर मिल रहे हैं और हर साल एक बार सारे लेटर्स को इकट्ठा किया जाता है और फिर उन्हें गोवा में हेडक्वार्टर में भेजा जाता है। यहाँ से खतों को साइंटिस्ट के परिवारों को भेजा जाता है। यद्यपि इस डाकघर का प्रतीकात्मक महत्व है कि लेकिन बर्फ से ढके क्षेत्र में डाकघर की स्थापना करके डाक विभाग ने इतिहास रच दिया है। डाक टिकट इकट्ठी करने वाले युवकों से अपील है कि वे अंटार्कटिका में पत्र जरूर लिखते रहें और वहां कार्यरत वैज्ञानिकों के परिवार में भी ऐसे ही कर रहे हैं। चीन और भारत से रिलेटेड दोबारा एक न्यूज़ आई है जिसमें कहा जा रहा है कि चीन को ठेंगा रुस ने भारत को दी मिसाइल इग्लारिस। अब जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है तो उसमें जो चीन है वो रूस और चीन का थोड़ा सा संबंध जो है आपसी मित्रता जो है बनी जा रही है। लेकिन चीन को ऐसा लग रहा है कि भाई वो रूस जो है वो उनके साथ हो जाएगा तो वो भारत के प्रति जो कुछ भी इस तरीके की चीज़ें करना चाहेगी, मिसाइलें वगैरह ना देना, तो वो चीन की बात मानेगा। लेकिन रूस ने इस प्रकार से नहीं किया और चीन को ठेंगा दिखा। रूस ने भारत को दी मिसाइल। ये तो चीन के विरोध के बावजूद रूस ने यूक्रेन युद्ध के बीच भारत को सतह से हवा, कौन सी वाली मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल इग्ला एस की आपूर्ति की है और भारत जल्द ही इस मिसाइल को हिमालय में चीन के खिलाफ तैनात करने जा रहा है। और यह मिसाइल कहीं भी आसानी से ले जाई जा सकती है और कंधे पर रखकर फायर की जा सकती है। इसके जरिए फाइटर जेट, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों का निशाना बनाया जा सकता है। रूस ने इस मिसाइल को आपूर्ति ऐसे समय पर की है जब चीन और भारत के बीच तनाव काफ़ी बढ़ रहा है, तो इससे चीन की जो दुविधा है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और चीन के बीच दोस्ती बना किसी लिमिट वाली हो गई है। कहा जा रहा है कि भाई यूक्रेन और युद्ध के बीच जब लड़ाइयाँ जो वो हो रही हैं रूस के बीच में, तो चीन और रूस के बीच की जो दोस्ती है वो काफ़ी ज़्यादा जो बढ़ गई है। और ये कहना चाहते हैं कि जो चीन के साथ करीबी होने के बाद भी रूस भारत के साथ दोस्ती को कमज़ोर नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ ये दर्शाती है कि उनके साथ, चीन के साथ रूस का रिश्ता होने के बाद भी जो रूस है वो भारत के साथ दोस्ती को नहीं भूला। और भारतीय सेना ने साल 2021 में सबसे पहली बार इस सोवियत डिज़ाइन वाली मिसाइल का इस्तेमाल शुरू किया था और चीन के साथ 4 साल से चल रहे तनाव के बीच भारत कंधे पर रखकर दागे जाने वाली इस मिसाइल को बड़े पैमाने पर खरीद रहा है। और विशेषज्ञों का ये कहना है कि रूस का यह मिसाइल दिखाना चाहता है कि दोस्ती के बाद भी चीन हथियार मामले से रूसी नेतृत्व को भारत के खिलाफ नहीं झुका पाया। और चीन भारत को हथियार बेचने का रूस से विरोध करता रहा, लेकिन पुतिन ने साफ कह दिया कि वे ड्रैगन की इस बात को नहीं मानेंगे। और हाल ही में ही भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को बेची है और जिसे उसने रूस के साथ मिलकर बनाया। फिलीपींस के साथ चीन का तनाव चल रहा है और मनीला का अमेरिका के साथ रक्षा समझौता भी है। ईरान एटम बम बनाने के करीब, ये कहा जा रहा है कि जो ईरान है, इजराइल में जो चल रहा है हालिया दुश्मनी के बीच ऐसी रिपोर्ट है कि ईरान जो है उसके पास परमाणु बनाने के जो है वो बहुत करीब है और उसके पास जो यूरेनियम है वो बहुत ज़्यादा है, जिसमें वो हफ्ते में ही वो 2 से 3 एटॉमिक बम बना सकता है। तो ऐसा पता चलता है कि ईरान ने भारी मात्रा में यूरेनियम जमा किया और इसमें हफ्ते भर में वो 3 एटम बना सकता है। और ईरान सिर्फ परमाणु हथियार ही नहीं लेकिन अपने कुछ हथियारों की यूरेनियम की मदद से अपग्रेड
कर सकता है। और अखबार वॉशिंगटन, जो अमेरिका का अखबार है जिसका नाम है वॉशिंगटन पोस्ट, ने बुधवार को अधिकारियों के हवाले में से खुलासा किया कि ईरान परमाणु हथियार क्षमता के करीब पहुंच रहा है और तेहरान ने तेजी से बहुत संख्या में यूरेनियम भी जमा कर दिया। परमाणु बम बनाने में यूरेनियम की काफ़ी ज़रूरत होती है और उधर ईरान ने हालांकि कहा है कि उसकी परमाणु बम बनाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन यह ज़रूर स्वीकार किया कि उसने यूरेनियम भारी संख्या में जमा किया है। ईरान का परमाणु बम जल्द बनाने की खबरों ने अमेरिका और इजराइल दोनों को टेंशन में ला दिया। दरअसल हाल में ही इजराइल बलों ने लेबनान में ईरानी दूतावास पर हमला किया था। तो लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक हिजबुल्ला आतंकी संगठन के खिलाफ थी और हिजबुल्ला को ईरान का समर्थन जो है वो हासिल है और आतंकी संगठन की लेबनान की सत्ता में भागीदारी भी है। तो खुद पर हुए हमले के जवाब में ईरान बौखला गया था और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने इजराइल को धमकी दी थी कि वह इस हमले का बदला ज़रूर लेगा और उसका जवाब देगा।